Hello everyone, welcome to your science class. I hope you are doing good. बढ़िया, very nice. I am also good. Thank you so much. So हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, कंबशन एंड फ्लेम्स, राइट? आपको याद है वो चैप्टर के बिगनिंग? आपने रीड किया, अपना होमवर्क किया? वेरी नाइस. जिसने कर लिया बहुत बढ़िया, और जो रह गया है आपने क्यों नहीं रीड किया? मतलब रीडिंग तो कितनी स्किल्स एनहांस करता है, हमारी थिंकिंग स्किल्स एनहांस करता है, हमारी रीडिंग स्किल्स तो एनहांस ऑफ कोर्स होती है, इमेजिनेशन भी अच्छी हो जाती है, एंड प्लस हमारी वोकैबुलरी बन जाती है ना. अब आपने खुद से अगर रीड किया होगा तो आपको सारे वर्ड्स के डेफिनेशंस भी लर्न हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि कंबशन क्या है और फ्लेम क्या है और फ्यूल क्या होता है. तो मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सब्सटेंस विच गिव्स ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड इज कॉल्ड फ्यूल. मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि अच्छा ये जल रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो ये फ्यूल है. मैं सिर्फ बोल दूंगी कि दिस इज फ्यूल. आई नीड अ फ्यूल. दैट इज अ फ्यूल. अब वो आपको फ्यूल पता होना चाहिए, और वो तभी होता है जब आप खुद से रीड करते हो चैप्टर्स. जब आप खुद से रीड नहीं करोगे तो वो चीजें आपको लर्न नहीं होंगी, क्योंकि मैं तो आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, राइट? मैं पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, और फिर मैं आपको समझा रही हूँ अपनी लैंग्वेज में. तो जरूरी नहीं है कि मेरी लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज सेम हो. कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स सेम होगा, थ्योरी ऑफ कोर्स सेम होगी, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो सेम होगा, बट मेरी लैंग्वेज दूसरी होगी, राइट? क्योंकि वो मैं समझ के समझा रही हूँ. तो जब तक आप खुद नहीं पढ़ के समझोगे तब तक आप अपने डेफिनेशन नहीं बना पाओगे. ठीक है? ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ बुक की लैंग्वेज ही लिखेंगे, बुक में जो डेफिनेशन है वो ही लिखेंगे तो ही पास हो पाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. आप अपनी लैंग्वेज में भी डेफिनेशन बना सकते हो, बशर्ते वो सही होनी चाहिए. फ्यूल क्या है वो सही बताना चाहिए कि फ्यूल वो चीज है जो एनर्जी देती है, हीट एनर्जी देती है बर्न होने पर. ठीक है? फाइन. आप बोल सकते हो ब्रेक डाउन होने पर भी, तो वो भी सही है. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो अब मैंने बर्न के लिए ब्रेक डाउन भी बोल दिया, तो वो क्यों सूट कर रहा है? तो ये सारे साइंस के जो कॉन्सेप्ट है वो जब आप रीड करते हो तब आपको क्लियर होते हैं कि अच्छा इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं. तो सिनोनिम्स भी निकल आते हैं. सिनोनिम्स जिसे हम पर्यायवाची बोलते हैं, वो चीजें भी निकल आती है, राइट? तो चलिए बात करते हैं कंबशन और फ्लेम के. थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कंबशन क्या होता है. कंबशन बेसिकली किसी चीज का बर्न होना. कोई भी सब्सटेंस जब बर्न होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विद अ फ्लेम और विदाउट अ फ्लेम, उसे हम बोलते हैं कंबशन. फ्लेम जो बेसिकली जो आग निकल रही है, जो चीजें बर्न होती है वो कंबस्टिबल चीजें कहलाती हैं. एंड वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो चीज बर्न हो रही है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड, दैट मिनिमम और लोएस्ट टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि तब उसमें आग लग जाती है. आग लगने के लिए या आग बढ़ाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए: फ्यूल, एयर एंड हीट. और अगर हम इन तीनों में से कोई भी एक चीज का कट ऑफ कर देते हैं तो आग बुझ जाती है. जैसे फ्यूल का कट ऑफ कर दीजिए तो फ्यूल, ऑक्सीजन भी फ्यूल हो गया जो सपोर्ट कर रहा है, वैसे तो वो एयर में जा ही रहा है. और सपोज कोई, जैसे कोई गैस है जो सपोर्ट कर रही है या उसकी वजह से आग लग रही है, या कोई ऑयल है, पेट्रोल डीजल है जिसकी वजह से आग लग रही है, उसको कट ऑफ कर दीजिए, उसको वहां से हटा दीजिए, तो आग बुझ जाएगी. क्योंकि जितनी लगी उतनी लगी रहेगी और बढ़ेगी नहीं. ठीक है? तो फिर उसको बुझाना आसान हो जाएगा. और एयर, अगर हम एयर कट ऑफ कर दे, जैसे हम फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर मीन्स बुझाना, ठीक है, फायर को बंद कर देना, तो उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही हाई प्रेशर में डालते हैं आग में कि ऑक्सीजन पूरी कट ऑफ हो जाती है, पूरी एक ब्लैंकेट सी बन जाती है, ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाती. तो ऑक्सीजन फायर के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाती, तो और आग नहीं बढ़ेगी. करेक्ट? हीट को कट ऑफ कर देंगे तो उससे भी आग बुझ जाएगी, वो बढ़ेगी ही नहीं आगे. ओके, सो हमने ये सारी चीजें पढ़ी जैसे फ्लेम. और जरूरी नहीं है कि जो चीज जल रही है उसमें से फ्लेम निकले. जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो फ्लेम निकली, बट अगर मैंने चारकोल को बर्न किया तो फ्लेम नहीं निकली. वेयर एज दोनों जल रहे हैं
बट फ्लेम एक में निकल रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज जल रही है उसमें फ्लेम निकले, उस किसी भी चीज में से फ्लेम ना निकल के हीट बहुत ज्यादा निकलती है। जैसे कोल है, कोल में से फ्लेम नहीं निकलता बट हीट निकलती है बहुत ज्यादा, तभी तो वो यूज होता है इंडस्ट्रीज में। स्टीम इंजन जो होते थे, और पुराने जैसे रूरल एरियाज में, गांव में चूल्हे में खाना बनाने के लिए कोल यूज होता है, क्योंकि उससे हीट बहुत निकलती है। और खाना बनाने के लिए तो हमें हीट चाहिए भी बहुत, क्योंकि हमें सब्जी बॉईल करनी है, पराठे सेकने हैं, तो उसके लिए बहुत हीट चाहिए। ऐसे कैंडल की हीट में खाना नहीं बनता। गॉट इट? कैंडल से कितनी हीट निकल जाएगी। एक्सक्यूज मी, कैंडल से तो फ्लेम निकल रहा है। गॉट इट? सो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। Types of combustion. We have already learned that there are some materials which burn rapidly while some burst into flames and other burning at moderate rate. तो कम जलने की भी रेट्स होती है कि वो जल्दी जल गया, वो कम थोड़ी देर में जला, और वो बहुत देर में जला। तो एक है स्लो कंबशन। When cow dung cakes, wood, kerosene, oil, lamps are burned, there is no sufficient supply of air, and hence combustion is incomplete, resulting in a lot of smoke or harmful gases. This type of combustion takes place at moderate rate, is known as slow combustion. जब हम ये काउ डंग, केक्स, वुड और केरोसिन ऑयल लैम्प जलाते हैं और ऑक्सीजन का ज्यादा सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही उनको चारों तरफ से या क्या, तो वो बहुत इनकम्प्लीट जलते हैं, इसीलिए उनमें से धुआं बहुत निकलता है। अब आपने देखा होगा बॉनफायर, ठंड में लोग बॉनफायर नाइट करते हैं ना, लकड़ी जलाते हैं, तो उसमें से बहुत धुआं निकलता है। कुछ कुछ तो लोग खांसने लगते हैं क्योंकि इतना CO2 प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं है जितना बर्न होने के लिए चाहिए। अब ऑक्सीजन मिलेगा तो वो और बर्न होगा, और ऐसे जल्दी बर्न होके वो खत्म भी हो सकता है, क्योंकि कितना ही वुड और कितना ही हम कोल ले लेंगे जलाने के लिए, काउ डंग केक ले लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरी पूरी हमने बस्ती जला दी काउ डंग केक से, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि फ्लेम तो निकल नहीं रहा है, इन सब से तो हीट निकल रही है। ठीक है? तो क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं है, इसलिए वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे वो जलते रहेंगे जलते रहेंगे जलते रहेंगे, और फिर क्या होगा, वो खुद भी बड़े काले से हो जाएंगे और धुआं भी इतना निकल चुका होगा कि हर किसी को प्रॉब्लम होने लगेगी उस धुएं से। ठीक है? तो उसे हम बोलेंगे स्लो कंबशन। फिर आता है हमारा रैपिड। रैपिड मतलब बहुत तेज। Bring a burning matchstick to a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? We find that the gas burns rapidly and produces heat and light. This type of combustion is known as rapid combustion. मतलब जैसे मैंने गैस मुझे ऑन करनी है, मैंने स्टोव का नॉब ऑन किया और मैंने लाइटर से ऐसे लाइटर को प्रेस किया तो चिंगारी सी निकली और वो गैस जल गई। फिर मैं मस्त मैगी बनाई अपनी। ठीक है? तो क्या हुआ कि उस जैसे एकदम से चिंगारी से जली, उसे हम बोलेंगे रैपिड, मतलब फटाफट झटके से हमारा कंबशन हो गया। ठीक है? देन नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. This type of combustion, in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause, is called spontaneous combustion. For example, when a small piece of phosphorus or sodium is kept in air for some time, it suddenly bursts into flame. Okay, this is a very nice example. जैसे phosphorus है, phosphorus और sodium के साथ प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनको हम ऐसे रूम में निकाल के रख दें तो वो आग पकड़ लेते हैं, वो अपने आप ही बैठे बैठे जल जाते हैं, चाहे हम उन्हें जलाएं या ना जलाएं, वो खुद ही जलने की प्रॉपर्टी है उनमें, सेल्फ बर्निंग प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब फॉस्फोरस और सोडियम, सोडियम ये वो नहीं है जो हम नमक में खा रहे हैं, वो सोडियम क्लोराइड है, वो एक कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है? वो रिएक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, तो नमक नहीं जल जाएगा। करेक्ट? पड़े पड़े। और ये नॉर्मल सोडियम जो एक बिल्कुल खाली सिर्फ सोडियम है और सिर्फ फॉस्फोरस है फ्री स्टेट में, तो क्या होगा, अगर वो रख दिया है हमने टेबल पे तो वो जल जाएगा।
इसीलिए केमिस्ट्री लैब में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम दोनों को ना हम ऑयल में डाल के रखते हैं। उससे क्या होता है कि मॉइस्चर, उनको मॉइस्चर लॉक हो गया, पानी नहीं है, एयर नहीं है, ऑयल में एयर जाएगी नहीं, ऑयल में एयर कैसे चली जाएगी, तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है, सोडियम और पोटेशियम जलते हैं एयर के कांटेक्ट में आकर, तो एयर कट ऑफ कर दिया, कोई ऑक्सीजन नहीं है तो वो नहीं जलेंगे। बट अगर हमने बाहर रख दिया है और वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो सोडियम पोटेशियम अपने आप पड़े पड़े जल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस कंबशन। Spontaneous combustion of coal dust result in disastrous fires in coal mines. Forest fires are also the result of spontaneous combustion due to lightning or carelessness of human beings while enjoying campfire. कभी कभी क्या होता है कि जैसे लोग कैंपिंग करने जाते हैं फॉरेस्ट में, तो उन्होंने आग लगाई, अब हवा चल रही है तो हवा से आग का डायरेक्शन चेंज हो गया, आग बढ़ गई एकदम से क्योंकि ऑक्सीजन है। हवा ये नहीं होता कि वो विंडी हवा चल रही है तो आग बुझ जाएगी, नहीं, ऑक्सीजन है उस एयर में तो आग बढ़ जाएगी। तो वो आग ट्री ने आग पकड़ ली, एक ट्री से दूसरे ट्री, दूसरे से ट्री, तो पूरा पूरा फॉरेस्ट जल गया। ये तो हो गई केयरलेसनेस। और कुछ होता है नेचुरल प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि लीव्स कभी कभी बहुत एक्सट्रीम हीट की वजह से जल जाते हैं, जो ड्राई लीव्स होती है जिनमें मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि पानी होगा तो जल नहीं पाएगा, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर ड्राई है, कोई मॉइस्चर नहीं है, तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होगा तो लीव्स जल जाती है। लीव्स जल गई, अब किसी को नहीं पता कि छोटी सी आग लगी, वो छोटी सी आग भर जाती है, फॉरेस्ट फायर से पूरा फॉरेस्ट जल जाता है। तो वो हो गया स्पॉन्टेनियस कंबशन, मतलब ऑन स्पॉट सब खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव कंबशन। जैसे दिवाली में हम पटाखे छोड़ते हैं तो कैसे एकदम से पट 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 आवाज आती है और बिल्कुल ऐसे चिंगारियां निकलती है बिल्कुल, है ना, तो उसे कहते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन। जैसे वी जनरली हैव क्रैकर इग्नाइटेड, अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, a large amount of gas formed in the reaction is liberated, such reaction is called explosion। मतलब बिल्कुल पटाखे की तरह फूट कर आवाज भी निकल रही है, बिल्कुल धमाका, एक्सप्लोजन भी मतलब धमाका, बिल्कुल धमाके से कोई कंबशन होता है, उसे बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन। और सिर्फ दिवाली नहीं, ये एक्सप्लोसिव कंबशन इंडस्ट्रीज में भी हो जाते हैं। ठीक है, explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. Thus, we conclude that when a combustible material burns at a slow or moderate rate, it is called slow combustion. जब बिल्कुल स्लो और मॉडरेट, बिल्कुल मतलब धीमे धीमे से कोई चीज जल रही है उसे हम बोलेंगे स्लो कंबशन। ठीक है, when a combustible material burns rapidly instead with heat and light, उसे हम बोलेंगे रैपिड कंबशन। मतलब हीट और लाइट दोनों निकलती है रैपिड कंबशन में। When a combustible material suddenly bursts into flames without the application of apparent cause, it is called spontaneous combustion. इसका मतलब क्या, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ apparent cause, मतलब हमने कुछ नहीं किया एक्सटर्नली, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसके आसपास कि उसमें आग लग जाए, वो अपने आप ही एयर के कांटेक्ट में आके जल गए। जैसे फॉरेस्ट में हम नहीं जा रहे आग लगाने के लिए, अपने आप ड्राई लीव्स जल के आग लगा दे रही हैं पूरे फॉरेस्ट में। ठीक है, और पोटेशियम सोडियम को हम नहीं मैच स्टिक ले जा रहे हैं पास में, हमें जरूरत ही नहीं है मैच स्टिक ले जाने की, वो बाहर पड़े पड़े एयर में अपने आप ही जल रहे हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है। When a combustible material completely burns in a very short span of time in a closed space, it is known as explosive combustion. Closed space क्यों, क्योंकि हमने उसको हवा नहीं दी है, कुछ नहीं दिया है, फिर भी वो बढ़े जा रहा है, वो एकदम से फूट गया धमाके की तरह। तो धमाका तभी होता है जब क्लोज स्पेस होती है, क्योंकि कंबशन हुआ, बहुत सारी हीट और बहुत सारा स्मोक निकला, अब वो बाहर कैसे जाए, उसको बाहर तो जाना है, तो वो बाहर जाके वो फट फाड़ देते हैं। जैसे घर है तो घर बिल्कुल ऐसे दीवारें बिल्कुल टूट जाती हैं, धुआं बाहर निकलता है। पटाखे हैं तो पटाखे क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, आपका जो भी बॉम्ब है वो क्लोज्ड है, फिर उसके अंदर जब कंबशन होता है, जब जलती है आग, तो उसको फूटना होता है, इसीलिए आवाज और बहुत सारा धुआं और चिंगारियां निकलती है, बिल्कुल धमाके के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन।
करेक्ट। ये देखे आप, ये आग, ये फ्लेम। तो देखिए यहाँ पे ब्लू ब्लू है, येलो, ये ऑरेंज बीच में और येलो, ये भी बड़ा कलरफुल सा है। तो ये सब फ्लेम्स अलग अलग तरीके से निकल रही है, कैसे, ये हम पढ़ेंगे आगे। When we light a candle with a matchstick, the heat of the burning matchstick not only melts the wax but also changes into wax vapor. This wax vapor mixes with the air and then catches fire to produce a flame. ठीक है, जब हम कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है कि फ्लेम निकलते, एक आग निकलते, ठीक है, वो एक ल्यूमिनस सा आग ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, ये वाला। ये क्यों? क्योंकि हमने कैंडल जलाई। अब वैक्स तो मेल्ट होता है हीट से, मेल्ट तो हो रहा है, पर वो जो वैक्स वेपर्स बन रहे हैं वो हवा में रिएक्ट करके एक फ्लेम निकाले। तो बेसिकली इसलिए फ्लेम ऊपर हमेशा कैंडल के ऊपर जलती है, क्योंकि हीट तो हमेशा, हीट राइजेस अप, हीट हमेशा ऊपर जाती, हीट कभी नीचे नहीं आती। तो इसलिए अगर आप कैंडल को ऐसे टेढ़ा भी करोगे तो फ्लेम ऊपर होगी, फ्लेम नहीं सीधी जाएगी टेढ़ी, ठीक है। तो जो वैक्स वेपर्स है वो हवा के साथ रिएक्ट करके फ्लेम निकाल रहे हैं। Similarly, when matchstick catches fire, the heat released due to the burning of chemical on the head of the matchstick partly decomposes the wood to form wood gas, which then catches fire to produce a flame. Okay, जब हम मैचस्टिक जलाते हैं, अब हमारी जो मैचस्टिक है उसके पास एक हेड पे ही तो बस ऐसा सा होता है, तो सिर्फ इतना ही पोर्शन जलना चाहिए, पूरी मैचस्टिक कैसे जल जाती है? कैसे? यहाँ पे आग लगी, जो हीट प्रोड्यूस हुई वो यहाँ ट्रेवल कर रही है, तो वुड भी जल रहा है, ऐसे करके पूरी मैचस्टिक जल जाती है, ठीक है। ट्राई टू बर्न द मटेरियल्स इन द टेबल गिवन बिलो एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। ये आप कर सकते हैं, बट इसको हमेशा किसी एडल्ट के सुपरविजन में करेंगे, कोई एडल्ट आपके साथ होना चाहिए, ऐसे ही नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। जैसे कैंडल है, कैंडल तो नॉर्मल सी चीज है, फॉर्म्स ऑफ फ्लेम, आपका कैसा फ्लेम निकल रहा है उसमें आप लिख देंगे डज नॉट फॉर्म फ्लेम, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ फ्लेम बन रहा है, तो ये डज नॉट फॉर्म तो है ही नहीं क्योंकि कैंडल में तो फ्लेम निकलता है। मैग्नीशियम में फ्लेम है, कैम्फर में फ्लेम होता है, बट कैम्फर का फ्लेम बहुत बड़ा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो कैम्फर हवा में जो गैस बन रही, कैम्फर के वेपर्स बन रहे, वो हवा में जा रहे हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। केरोसिन स्टोव, जो ऑयल वाले स्टोव नहीं होते जैसे गैस होती है, जैसे हमारे पास गैस स्टोव है, वैसे केरोसिन स्टोव जो केरोसिन ऑयल से आग लगती है, तो वो उनमें कैसा फ्लेम निकल रहा है, किसी में ऐसे ब्लू ब्लू सा होगा, किसी में ग्रीन, किसी में येलो, चारकोल तो फ्लेम ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आप करेंगे अच्छे से ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, और फ्लेम के बारे में आप पढ़िएगा। फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में। When you observe the flame of a lighted candle carefully, you will observe that it is not a simple flame. कोई सिंपल नहीं, हमें येलो दिख रहा है, हमें तो ये पोर्शन ऑरेंज, ये पोर्शन येलो, ये पोर्शन डार्क ऑरेंज, ठीक है। हम जब फायर बनाते हैं तो हम फायर भी तो ऐसे ही बनाते हैं, ये पोर्शन रेड कर दिया, ये ऑरेंज कर दिया, ये येलो कर दिया, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि फ्लेम हमें दिख आसान रहा है पर वो आसान है नहीं, उस आग में भी बहुत सारी चीजें हैं, जोन्स है, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन, आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। वो बस देखने में सिंपल है, वैसे तो इसकी साइंस भी बिल्कुल अलग है। अब जैसे when you observe the flame of lighted candle carefully, you will observe it is not a simple flame. At the base of the flame, close to the wick, the color of the flame is blue. ये wick, ये जो जो मोमबत्ती के बीच में जो एक धागा सा नहीं होता उसे हम wick बोलते हैं, उसके पास ब्लू कलर का होगा, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ब्लू कलर का होगा, एक स्पॉट होगा ब्लू कलर का। The another reason surrounding the dark gray zone is of yellow color. Flame consists of three zones having different temperatures. अच्छा, जैसे ये विक है तो ये अंदर का पोर्शन जो है ब्लू कलर का,
फिर ये पूरा है येलो कलर का, उसके भी जोन्स है, उस येलो कलर के भी पार्ट्स है जो हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे हो गया इनर मोस्ट जोन, सबसे पहला जोन जो सब बिल्कुल अंदर है, सबसे अंदर वाला जोन। इट कंसिस्ट ऑफ हॉट unburnt vapors of combustible material. Since any air is available in this zone, it is the least hot zone. There is no combustion or no byproducts formed in this zone. Hence, it is dark or black zone. जो हम कह रहे हैं ना ब्लूइश और ब्लैकिश सा जोन है, सो उसमें क्या है, वो उसमें अनबर्न्ड वेपर्स है, क्योंकि वो सबसे क्लोज जोन है कैंडल का। तो जो वेपर्स जो ऊपर जा रहे हैं उस रीजन में जल नहीं रहे, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, सबसे नीचे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, इसलिए वो जल नहीं पा रहे, तो वो ब्लू कलर का अपीयरेंस दे रहे हैं हमें। तो और वो ज्यादा हॉट भी नहीं होते। कभी कभी कहते मैंने एक बार, अब मैं समझी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आप बिल्कुल मत करिएगा। मैंने एक बार मूवी में देखा था कि कैंडल जल रही थी, फिर किसी हीरो ने, मुझे हीरो याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तब, हीरो ने क्या कि कैंडल को फूंक मार के ना बुझाने की जगह उंगली से बुझा दिया और बिल्कुल विक वाले पोर्शन से टच करके बुझा दिया। अब मैं समझी क्यों, क्योंकि वो पोर्शन ज्यादा हॉट नहीं होता। बट अगर येलो और ऑरेंज पार्ट ऊपर वाली आग से बुझाओ तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो बहुत हॉट है। तो अब मुझे समझ में आया, देखा उन्होंने मूवीज में भी साइंस डाली। इतना इतना कनेक्टेड होता है हमारा टॉपिक रियल लाइफ से, समझ रहे हो आप। द मिडिल जोन, द फ्यूल वेपर्स बर्न पार्शियली रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स। The carbon particles leave the flame as smoke and soot. The partial combustion is due to the inadequate supply of air and oxygen. This this zone is yellow in color. It is bright and luminous with moderate temperature. इसके बाद जो ये येलो जोन है, तो मैं आपको अच्छे से, ये ब्लू जोन हुआ, ये येलो जोन हुआ। ठीक है, फिर हमारा हुआ आउटर मोस्ट जोन, जो अब हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जोन है कैंडल के जलने की। ब्लू हुआ इनर मोस्ट, जिसमें कोई जिसमें अनबर्न्ड वो है वेपर, और इसमें थोड़े से बर्न्ट है। ये हुआ मिडिल जोन, इसमें थोड़े से बर्न्ट है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, ठीक ठीक ऑक्सीजन का सप्लाई है और ठीक ठीक कंबशन हो रहा है। तो कंबशन भी एवरेज हो रहा है, तो हीट भी एवरेज ही प्रोड्यूस हो रही है, ये भी कोई ज्यादा गर्म नहीं होता। गर्म होता है कि आग है तो गर्म होगी, बट आउटर मोस्ट जोन के कंपैरिजन में कम गर्म होता है। ठीक है, येलो कलर वाला जोन, बिकॉज पार्शियली चीजें बर्न हो रही हैं। तो ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब बहुत लाइट वाला, ब्राइट, ब्राइट जिससे लाइट बहुत निकल रही है। तो येलो कलर तो बहुत ब्राइट वैसे ही होता है, तो इसलिए येलो कलर का फ्लेम है, क्योंकि वो बहुत ब्राइट है, तभी तो हमें कैंडल से रोशनी मिल रही है। अब हम कैंडल्स का यूज क्यों करते हैं, एक तो सेंटेड कैंडल्स है जिनको बर्न करने से खुशबू निकलती है, एक नॉर्मल जो घर में लाइट चली गई तो हम कैंडल जलाते हैं, तो एक नॉर्मल कैंडल हो गई। क्यों, क्योंकि हमें रोशनी मिले, हमें रोशनी में दिखे तो सही, तो वो दिखता है इस येलो रीजन की वजह से है। ये येलो रीजन एक लाइट प्रोड्यूस करता है जिससे हमें चीजें दिखती हैं। गॉट इट। देन नेक्स्ट है आउटर मोस्ट जोन। The fuel burns completely due to plenty of air supply. It has the highest temperature and the hottest part in the flame. ठीक है, it is non-luminous zone. Carbon dioxide water vapor formed due to the complete combustion. तो बाहर जो बाहर पूरा है ये है हमारा नॉन ल्यूमिनस, इससे ज्यादा लाइट नहीं निकलती, बिल्कुल कंप्लीट कंबशन हो चुका है और
ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत है। Now let's come to what is fuel. We know that wood, coal, cooking gas, kerosene, diesel and petrol are fuels. क्यों? क्योंकि ये बर्न होने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेरी गुड। These fuels are the most important sources of energy in our day-to-day life activities. Fuels act as a storehouse of energy. ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके उसमें आ सकती है फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में आगे चैप्टर के एक्सरसाइजेस में, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दे एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। When the fuels are burned, the stored energy is released in the form of heat. किस चीज के फॉर्म में? हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। All these fuels produce heat energy on burning. There are various types of fuels available to us, but we need to have some means deciding कि which fuel is best for us. अब मैं बोल रही हूँ कोल भी फ्यूल है, ऑक्सीजन भी फ्यूल है, केरोसिन भी फ्यूल है, वुड भी फ्यूल है और एक आध दो चीजें और फ्यूल है। पर क्या मैं कार को वुड में चला सकती हूँ कि वुड डाल दिया मैंने, पेट्रोल और डीजल की जगह मेरी कार चल रही है? नहीं ना। कार इंजन को जो फ्यूल चाहिए वो तो उसका फ्यूल है। अब मैं थोड़ी ना वुड खा के जिंदा रह सकती हूँ कि वुड तो फ्यूल है तो मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी एनर्जी मिलेगी। नहीं, मेरा फ्यूल तो खाना है तो मुझे तो खाना खा के एनर्जी मिलेगी। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि फ्यूल तो है बट कौन सा फ्यूल किस पर्पस के लिए सूटेबल है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल्स इन द टेबल। जैसे सॉलिड फ्यूल्स क्या हो गए? कोल है, लिक्विड केरोसिन ऑयल है, गैसियस फ्यूल नेचुरल गैस है। यहाँ पे सॉलिड फ्यूल हमारा हो सकता है वुड, एक और लिक्विड फ्यूल हो सकता है हमारा पेट्रोल, गैस एलपीजी, सीएनजी, O2, ऑक्सीजन। तो ऐसे आपको कैटेगरी बना के करना होगा ताकि आपका थोड़ा सा ना एक जीके जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी कि आपको फ्यूल्स पता है कि कौन कौन से फ्यूल्स है। और क्योंकि कोई भी चीज है वो सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में ही है, राइट? तो हमें उनको डिफरेंशिएट करना है उनके फॉर्म्स में। For many centuries, wood has been used as domestic and industrial fuel. Though it has been replaced by coal and other fuels like LPG, it is still used in many rural parts of our country because of its easy availability and low cost. अब वुड को हम इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज करते हैं क्योंकि वुड इजीली अवेलेबल है हर जगह, पेड़ पौधे तो हर जगह, कम है अलग बात है बट है तो हर जगह। तो पेड़ कटवा के इंडस्ट्री वाले ले लेते हैं और सस्ता भी है पड़ता है। ठीक है, द बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक। वुड जो है जलने में बहुत सारा स्मोक देता है और हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। और वो स्मोक है तो ऑब्वियसली CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो CO2 हमारे लिए हार्मफुल है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड ऑल्सो रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों? क्योंकि पेड़ काटोगे तो फॉरेस्ट में से सारे पेड़ हट जाएंगे, तो वो डिफॉरेस्टेशन हो गया। और डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? एफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ ग्रो करते हैं। ठीक है, global warming refers to the rise in temperature of atmosphere of earth that leads to the melting of polar glaciers, resulting in the rise in the sea level, causing floods in the coastal areas. Low lying coastal areas may even be permanently submerged under water. जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज्ड होंगे अंडर वाटर, वाटर में सबमर्ज्ड होंगे। When the fossil fuels are burned, it produces gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, which reacts with water vapors in air causing acid rain. तो acid rain ऐसे होती है जब मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो जो हवा में जो वाटर वेपर्स है वो उनके साथ रिएक्ट करके एसिडिफाइड हो जाती है, मतलब एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए जब बारिश में तो कभी कभी एसिड रेन पड़ती कि वो बारिश जहां पड़ेगी वो चीजें जलने लगती है। ठीक है,
Desiccant decreases the fertility of the soil, destroys forests, and make adverse effect on buildings and human beings. CNG as a cleaner fuel can be replaced with diesel and petrol as fuels in automobiles so that harmful products are produced in very small amounts. जब हम CNG यूज करते हैं, जैसे ऑटो में, कार्स में भी आजकल CNG यूज हो रही है, अब मतलब हार्मफुल क्या है, वो बर्न हो रही है तो थोड़ा सा स्मोक प्रोड्यूस होगा। लोग क्लेम करते हैं कि कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, कहीं ना कहीं फ्यूल बर्न होगा तो वो हीट जो प्रोड्यूस कर उससे स्मोक भी बन रहा है, बट नेचुरल गैसेस में कंपैरेटिवली बहुत कम बनता है, तो वो इतना नुकसान नहीं करता। ठीक है, अब आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब चैप्टर खत्म करें तो आपका भी चैप्टर मेरे वीडियो के साथ खत्म हो, फिर उसके बाद आपको दोबारा उठाने की जरूरत ही ना पड़े, फिर एग्जाम में सीधे रिवाइज करेंगे। और आपको रीड अब इसलिए करना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें बुक की बीच की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझा तो दिया, बट मैंने पूरा चैप्टर रीड नहीं किया, तो आपको रीड करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन के आंसर्स आप कर पाए मेरे साथ। ओके, तो चलिए आप होमवर्क कर लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।